दोस्तों नमस्कार। आज है 15 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको डिस्कस करेंगे। अभी देखो इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी न्यूज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र डालते हुए उस पर आगे बढ़ेंगे। जैसे कल बीजेपी ने अपना एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है ना, तो अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें उन्होंने डाली हैं, हैं जो पॉइंट्स डाले हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब पे प्रिपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि वो एक मुद्दे को इग्नाइट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे वो मुद्दा काफ़ी प्रोमिनेंसी में होने वाला है। पहला न्यूज़ हम देखते हैं कि अभी इलोन मस्क इंडिया आने वाला है और इलोन मस्क जब इंडिया आएगा तो कुछ उसके एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया से और इंडिया को भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इलोन मस्क से। सबसे पहली चीज़ तो आ रहा है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको पुश करने, क्योंकि चाइना में अभी काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहे हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है वहाँ के लोकल प्लेयर्स से, जिन्होंने उनको टेक्निकली आउटलायर कर दिया है ना, टेक्निकली आउटलायर कर दिया है। और अब इलोन मस्क तलाश में हैं एक नए मैन्युफैक्चरर की जो उनके लार्ज मैन्युफैक्चरिंग को केटर कर सके, इसके साथ साथ एक वर्ल्ड लेवल में मेजर प्लेयर बन सके। तो एशिया में अगर देखें जहाँ पे चीप लेबर हो सकता है, जहाँ की फैसिलिटीज़ कंडीसिव हो सकती हैं, तो वो इंडिया ही है ऑटो मार्केट में। तो इसलिए इलोन मस्क अभी इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन जब इंडिया आ रहे हैं इससे पहले हमारी पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। हमारे जो गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म थिंकिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, उसको फुलफ़िल करने के लिए ये ज़रूरी है कि टेस्ला आए और वो अपनी टेक्नोलॉजी लाए ताकि लोकल प्लेयर जो हैं उसी टेक्नोलॉजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और आगे बढ़ा सके। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे इंडिया को सोचने की ज़रूरत है कि जो हम अगर इलोन मस्क को अलाउ करते हैं इंडिया में तो किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉलिसी रीथिंक के बारे में कहते हैं। जैसे पहले इंडिया क्या करती थी कि इनका जो भी व्हीकल है अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर 100% ड्यूटी लगता था। उस ड्यूटी को कम करके इन्होंने 15% कर दिया, इसके एवज में कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक लोकल फैक्ट्री सेटअप करेगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, दोनों की विन विन सिचुएशन हो रही है। टेस्ला की गाड़ी यहाँ पे अब एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि दाम उसका 85% डाउन हो गया। अब दूसरी बात इंडिया के लिए फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खुलेगा टेस्ला का, तो इससे टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगी और उस टेक्नोलॉजी की बदौलत ईवी सेगमेंट में हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है और ज़्यादा आगे बढ़ सकेगा। तो मोटा मोटी जो इलोन मस्क को इनवाइट किया जा रहा है वो उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर की जो वाइड है उसको बढ़ा जा सके एक फॉर्मिडेबल प्लेयर से, है ना। और वो फॉर्मिडेबल प्लेयर टेस्ला है ना। तो इतना बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इलोन मस्क भी काफ़ी कुछ करने जा रहा है और उसके लिए भारत जो है अपनी पॉलिसी डायरेक्शंस में भी कुछ कुछ चेंजेस ला रहा है ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। बस दैट्स इनफ। अब देखिए यहाँ पे ईरान का अटैक हुआ है इजराइल पे, ठीक है। इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंसेस हैं। फ़िलहाल के लिए समझना ज़रूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस रिटेलिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इससे पहले क्या हुआ था कि इजराइल ने ईरानियन एम्बेसी पे अटैक किया था दमिश्कस में, उसके रिप्लाई में ईरान ने इजराइल पे फुल ऑन अटैक किया। तो अब जो ईरान है वो इजराइल को कह रहा है कि देखो हमने जो अटैक किया है ये बस एक इनिशियल अटैक है और अगर तुम इसका रिटेलिएशन करोगे तो फिर वार जो है काफ़ी फुल फ्लेज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं इजराइल के। जो नेतन्याहू हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनके कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। इस डोमेस्टिक इश्यूज़ को लेके इजराइल ईरान के साथ टक्कर ले रही है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल लेवल पे अभी ऑलरेडी 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वाला है और इजराइल हमास वाला है। तो ये सब ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट से लोग प्रभावित हैं। तो अब लोग नहीं चाहते हैं कि नया एस्केलेशन हो, क्योंकि अगर इजराइल और ईरान का एस्केलेशन हुआ, अगर रिटेलिएशन हुआ इजराइल का, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी
अलग अलग वर्ल्ड की देश जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। एक बार अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी तरह से शामिल हो गया तो इसके अंदर पूरा नेटो शामिल हो जाएगा। जैसे पूरा नेटो शामिल होगा तो वर्ल्ड वार 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि ईरान और जो इज़राइल है उसके बीच में एक सीज़ फायर हो। और इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लीडर्स ने ये कहा है कि रिस्ट्रेन होना चाहिए, ये रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए। आपने कुछ किया उनके एम्बेसी पे तो उन्होंने भी रिटेलिएटरी अटैक किया, आपने उनके सारे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट्स इट। अब खेल यहीं ख़त्म करो, है ना। तो आगे देखेंगे और इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि अभी रिटेलिएशन का डिबेट चल रहा है इज़राइल के अंदर में। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और है कि इंडिया का स्टैंड जो है अभी, जब ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया तो अलग रहा, बजाय इसके जब हमास ने इज़राइल पे अटैक किया था। तब जब हमास ने इज़राइल पे अटैक किया था तब इंडिया का पोजीशन क्या रहा था कि आई कम्प्लीटली सपोर्ट इज़राइल, इज़राइल के लिए हम कम्प्लीटली तैयार हैं उनके सपोर्ट के लिए, है ना। अब अगर ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया है तो इंडिया का स्टैंड यहाँ है कि एक काम करो, दोनों सीज़ फायर करो, इस तरह के रिस्ट्रेन बरतो, इस तरह की चीज़ों को आगे मत बढ़ाओ, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इंडिया जो है अपने आप को, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीस्ट्रेटजाइज करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द सिचुएशन। तो अभी जो हुआ है कि ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया तो ईरान एक सोवरेन स्टेट है, राइट, सोवरेन स्टेट है। इज़राइल भी एक सोवरेन स्टेट है। एक सोवरेन स्टेट का दूसरे सोवरेन स्टेट पे हमला हुआ, दैट मीन्स दिस इज़ अ वॉर। लेकिन यहीं पे अगर नॉन स्टेट एक्टर किसी स्टेट एक्टर पे अटैक करता है तो दिस इज़ नॉट अ वॉर, दिस कैन बी टर्म्ड एज टेररिज्म। तो इंडिया एज अ कंसेप्ट टेररिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन वॉर में ये हमेशा पीस चाहता है, किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। और टेररिज्म का केस जहाँ होगा तो जो विक्टिम है उसके साथ खड़ा होगा इंडिया। तो यही डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ पे राइटर कुछ पॉलिसी शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली की पॉलिसी गाइडलाइंस में जो मिडल ईस्ट की डिप्लोमेसी है या वेस्ट एशिया की डिप्लोमेसी है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंजेस ये आया है कि इंडिया इज़ आस्किंग फॉर द रीजनल रिस्ट्रेन, है ना। तो रीजनल रिस्ट्रेन अगर बढ़त रहा है तो इसका ये मतलब है कि जो नॉन स्टेट एक्टर का टेररिज्म है और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू मेजर स्टेट एक्टर, दोनों में डिफरेंस है। अब दिल्ली का क्या है, यानी कि इंडिया का क्या है कि ईरान में भी स्टेक है, ईरान से भी अच्छे रिलेशन है और इजराइल से भी अच्छे रिलेशन है। तो किसी भी हालत में ये पोजीशनिंग करके अपने रिलेशंस को तबाह नहीं करना चाहता है। और इतना के बाद जब ईरान ने कम्प्लीटली इजराइल को कहा है कि अगर रिटेलिएशन करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारा अटैक था दैट वाज जस्ट इन रिटेलिएशन टू योर अटैक ऑन एम्बेसी इन डेमस्कस, और वो पूरा हो चुका है हमारा बदला। अब तुम करोगे तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। दूसरी ये शिफ्ट देखने को मिली है कि पहले जो मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया का जो रिलेशन इंडिया के साथ था वो डिपेंड करता था कि मिडल ईस्ट का रिलेशन वेस्ट के साथ कैसा है, राइट। लेकिन अब जो है इंडिया फोकस करती है कि इस मिडल ईस्ट में कैसा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, या इस इक्वेशन से हमको फ़ायदा कैसे हो और उसमें हम अपनी पोजीशनिंग कैसे तय करें, है ना। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि जो डिस्कलेशन इंडिया ने एफर्ट लगाया है वो इसलिए लगाया है कि आपका कोई कैसा भी रिलेशन हो वेस्ट से हमको मतलब नहीं है, जो पहला होता रहता था। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि अभी हमारे रीजनल जो हमारे कंडीशंस हैं उसमें हमारा क्या फ़ायदा है, उस हिसाब से हम तय करेंगे। तो यहाँ पे इस्केलेशन चाहिए ताकि ईरान से भी फ़ायदा हो और इजराइल से भी फ़ायदा हो, ठीक है। तीसरा, उन्होंने ये कंप्लीटली इस बात को एक्सप्लिसिटली कह दिया कि रिलीजन जो है कभी डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा मिडिल ईस्ट से किसी भी तरह के समझौते में, किसी भी तरह के टॉक्स में। रिलीजन कांट बी द डोमिनेंट फैक्टर। अब जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है ना, इनको एक्यूजेशन लगता है कि ये हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर इजराइल के साथ वो खड़े हैं तो इसका मतलब है कि जो मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज़ हैं, यानी जो अरब नेशंस हैं या मुस्लिम नेशंस हैं, तो एनडीए मुस्लिम के अगेंस्ट है, ऐसा एक नैरेटिव बनाया जाता है।
लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने इजराइल के साथ भी बराबर की दूरी रखी और ईरान के साथ भी बराबर की दूरी रखी, तो रिलीजियस लेंस का जो एंगल है उसको उन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। अब एक ऐसा नैरेटिव होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट इज़ नॉट व्यूइंग मिडल ईस्ट विथ अ रिलीजियस लेंस बट विथ अ मैटर ऑफ फैक्ट या रैशनैलिटी या फिर ऑन द मेरिट ऑफ द इशू। चौथा, नॉन आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट विद द रीजन इज ए नेसेसरी कॉम्प्लीमेंट टू इंडियाज एक्सपेंडिंग इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट। इस पॉइंट का मतलब है कि इंडिया जो इंगेज कर रहा है गल्फ नेशंस के साथ, अरब नेशंस के साथ, वो सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल एंगल पे नहीं है, वो नॉन आइडियोलॉजिकल है। इसका मतलब है कि हमारा जो फ़ायदा हो रहा है उसके बेसिस पे हम रिलेशन को जज कर रहे हैं। जैसे अब समझो कि मिडिल ईस्ट में इंडिया के कितने वर्कर्स जो है काम करते हैं, चाहे भी किसी भी रोल में हो, तो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये सब मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनर्स उभर के आया है इंडिया के लिए, है ना। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो आईमैक इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें इंडिया को मिडिल ईस्ट का फुल सपोर्ट चाहिए। अगर मिडिल ईस्ट का फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा और इजराइल का भी फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो दे कैन नॉट गो थ्रू इट। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान काफ़ी क्रिटिकल है इंडिया के लिए। अगर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया का रिलेशन हो मेंटेन करना हो, तो अब छाबार पोर्ट देखेंगे ईरान में ही है, तो उसके लिए ईरान इंडिया के लिए ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी था इंडिया के लिए कि रिस्ट्रेन बढ़ता जाए, ना ईरान के साथ ना इजराइल के साथ। अगर मिडल पाथ हम अटेंड करें कि इसको भी बोले रिस्ट्रेन करो, इसको भी बोले रिस्ट्रेन करो, तो कहीं से सिचुएशन ख़राब नहीं होगी और चीज़ें जो हैं जल्दी सुलझ जाएंगी। और कैसे भी इस एरा में कॉन्फ्लिक्ट जो है बिल्कुल अनइनएविटेबल है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो न्यूक्लियर एस्केलेशन भी उससे हो सकता है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सी राजा मोहन जी का आर्टिकल है ना। तो इसको हमने देख लिया। इस पेज में और भी हमारे काम की कुछ चीज़ नहीं है। अब आगे चलते हैं। अभी देखो कंप्लीट अब इलेक्शन वाला सब कुछ चल रहा है ना। तो यहाँ पे एक फूड फॉर रिफॉर्म जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अशोक गुलाटी जी का है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो नई गवर्नमेंट है ये तो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, है ना, हम ये पॉलिसी लाएंगे, वो पॉलिसी लाएंगे, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है फूड सिक्योरिटी का, उसको कैसे इंश्योर करेंगे? तो उसको तभी इंश्योर किया जा सकता है जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके पर एकड़, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, तभी जाके हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की हंगर डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया जा रहे हैं, तो उनका लाइफ जो फूड स्टाइल है उसमें भी चेंज हो रहा है। उनके पास मनी इंक्रीज़ हो रहा है, पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उनके पास क्षमता है अब ज़्यादा चीज़ों को बाय करने की। तो इस वजह से अब उनका जो फूड स्टाइल है वो इवॉल्व हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर हमारी फूड प्रोडक्शन नहीं होगी तो सिचुएशन विल बी वेरी टफ टू डील विथ। इसी बात को लोग कहते हैं कि जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं सब, है ना, और नरेंद्र मोदी जी तो इतना कह रहे हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने अपने पहले 100 दिन का जो काम करेंगे हम थर्ड टर्म में, उसकी भी तुम प्लानिंग कर लो। लेकिन पहले तो ये समझना होगा कि फूड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इसमें कीवर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। फूड सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर को सिर्फ उतना प्रोड्यूस नहीं करना है जितना फूड, फाइबर और फ्यूल मिले, बट ये भी इंश्योर करना है कि ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके पास वो ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, है ना। अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड एग्रीकल्चर की बात करेंगे, है ना। ऐसा एग्रीकल्चर जो ना सिर्फ अभी के पॉपुलेशन को फीड करे बल्कि आने वाले पॉपुलेशन को फीड करने लायक भी सिचुएशन को छोड़े, है ना। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1.6 बिलियन होने जा रही है 2047 तक। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, मोर माउथ्स टू फीड। अब इनकम बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना डिमांड करेंगे। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यूज़ ऑफ लैंड, वाटर, लेबर और इनपुट्स लाइक फर्टिलाइज़र और फार्म मशीनरी में एफिशिएंसी चाहिए, और ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है। तो मिला जुला के हम ये कहते हैं कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी एग्रीकल्चर, कुछ भी एग्रीकल्चर हम उगाते हैं तो उसमें क्या लगता है, लेबर लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है ना, और भी इनपुट्स लगते हैं। तो इन सब का
जो एक नेट निकाल लें, है ना। इसके बाद हम देखें कि ये किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो कब किया जा सकता है, जब एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और एक्सटेंशन सर्विसेज में और ज़्यादा हम रिसोर्स कंज्यूम करें। दूसरा राइटर बात करते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम जो है अभी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो काफ़ी थ्रेटन हो रहा है। अभी हम ऑलरेडी 1.5 डिग्री का लक्ष्मण रेखा जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। फिर एल नीनो इफेक्ट जब भी आता है तो हमारा एग्री जीडीपी ग्रोथ देखेंगे हम, एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने कहा है कि 4.7% से मात्र 0.7% हुआ ड्यू टू एल नीनो। तो एल नीनो क्या है? ये तो आता रहेगा, इसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे क्रॉप्स और सीड्स ऐसे होने चाहिए जो इस तरह की सिचुएशंस को डील कर सकें, है ना। कोई भी जर्क रिएक्शन हो, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन खड़ी हो, तो उसके डील करने के लिए हमारे पास कुछ एक्शन प्लान्स होने चाहिए, ठीक है। तो रियल सॉल्यूशन क्या है इसका? इस तरह की सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज वाला, ये क्लाइमेट चेंज वाला हो गया, तो इसको निपटने के लिए हमारे पास क्या है कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन रिसोर्सेज दैट कुड क्रिएट द क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं ये, ठीक है। क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इसका मतलब वो ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो ऐसा सीड डेवलप करे जो हीट रेसिस्टेंट हो, फ्लड रेसिस्टेंट हो, और वाटर रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट नॉट जस्ट ऑगमेंटिंग देयर सप्लाईज बट ऑल्सो इंश्योरिंग दैट वाटर इज बीइंग यूज्ड मोर वाइजली। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, है ना, पर ड्रॉप में जितना ज़्यादा क्रॉप हो सके वो। तो इस सेकेंड पॉइंट में वो बेसिकली ये बात करते हैं कि हमको अभी क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशंस आर गेटिंग टफ। 1.5 डिग्री क्रॉस कर चुका है, 2 डिग्री बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा। तो उसके लिए हमको ऐसे सीड की डेवलपमेंट की ज़रूरत है जो हीट रेसिस्टेंट हो, जो ड्रॉट रेसिस्टेंट हो, जो किसी भी सिचुएशन में रेसिस्ट कर पाए और हमारे प्रोडक्टिविटी को कम ना होने दे। वो बेंगलोर की जो रिसेंट वाटर क्राइसिस हुई थी उसका भी एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से ये चीज़ जो है अर्बन एरिया में और ज़्यादा आने वाला है। तो इसको भी कोप करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। तीसरा वो बोलते हैं कि 2037 तक 2/3 ऑफ द इंडिया विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज़, या फिर जो रूरल सेगमेंट्स हैं अर्बन एरियाज़ के नज़दीक वो कम्प्लीटली अर्बन में तब्दील हो जाएंगे। तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज़। अब अर्बन एरियाज़ में रहेंगे तो क्या होगा कि उनका फूड स्टाइल भी जो हिंटरलैंड है उससे अर्बन एरिया में मूव करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल रेवोल्यूशन चाहिए होगा फार्म लैंड से फाइनल जहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा वहाँ तक ले जाने के लिए, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इम्प्लीकेशन क्या निकलता है कि बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर की, कि हम लॉजिस्टिक सेक्टर को और ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज करें। हमारे जो वैल्यू चेन्स हैं, या हमारे जो सप्लाई चेन सिस्टम्स हैं उसको हम इन्हांस करने की बात करें, क्योंकि अगर हम सप्लाई चेन सिस्टम्स को इन्हांस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है फार्म से माउथ तक वो जो ट्रांजिशन टाइम होता है वो रिड्यूस होता जाता है, जितना ज़्यादा सप्लाई चेन एफिशिएंट रहेगा। तो तीसरा पॉइंट यही था कि हमको लॉजिस्टिक रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी गाइडलाइंस है उसको इस तरह से लाना पड़ेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर को पुश करने में इम्पेरेटिव हो। चौथा वो बात करते हैं स्मॉल होल्डिंग्स की। अभी देखो जो भी सीड इंडस्ट्री है, फार्म मशीनरी है, प्रोसेसिंग है, सब बढ़ रहा है, लेकिन उल्टा साइड में हम देखें जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड साइज छोटी होती जा रही है ना। एक फार्मर है, उसका 2 बेटा, तो 2 भाग में बट गया, फिर इसका 2 बेटा, फिर 2 भाग, अब छोटे छोटे लैंड सेगमेंट्स होने लगे। इन छोटे छोटे लैंड सेगमेंट्स पे अगर हम खेती करेंगे अलग अलग तो हमको एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका ये सोल्यूशन है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, है ना, तो उसको मिलके एक ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम एक स्केल बनाएं, मतलब लार्ज लैंड एरिया बनाएं। अगर पोटैटो उपजा रहे हैं तो लार्ज एरिया में ही पोटैटो उपजाएं, तो इसके में जितने भी सीड होगी, मशीनरी होगी, प्रोसेसिंग होगी, सब जो है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगा। जो कॉस्टली नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और
ज़्यादा लार्ज फार्म है तो हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट के मेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस करने की जो स्कोप है वो बरकरार रहेगा इसमें। फिर पांचवा ये बात करते हैं कंजम्पशन फ्रंट पे कि अब हमको सिंपल फूड सिक्योरिटी से आगे मूव करके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके सपोर्ट में वो काफ़ी डेटा पेश करते हैं कि जैसे चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 आर हॉरिफाइंग, स्टंटिंग कितना है, अभी वीमेन की कंडीशन कितनी है, सैनिटेशन ठीक नहीं है। लेकिन इन सब पे काम किया जा सकता है अगर हम अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको फोर्टिफाई करें, है ना। ऑलरेडी हम जिंक रिच राइस ऑलरेडी ला रहे हैं जिसमें बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए रिच होता है। तो ये सब मेजर्स जो है इससे क्या कर सकते हैं हम, ये जो पांचवा पॉइंट है ये कहता है कि सिंपल फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ हम मूव करेंगे तो जो हमारे समस्याएं हैं, सोशल समस्याएं हैं, स्टंटिंग की, वीमेन हेल्थ की, उसको हम सुलझा सकते हैं, है ना। तो फूड में ये भी एक एंगल होना चाहिए फूड सिक्योरिटी को रिलेटेड। अब सबसे छठा पॉइंट कि उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है कि सारा चीज़ जो हमने बताया वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है अकेले। प्राइवेट सेक्टर को एफिशिएंट वैल्यू चेन्स बिल्ड करना है और ऐसी सीड प्रोड्यूस करना है जो क्लाइमेट रिसिलिएंट और मोर न्यूट्रिशियस दे सके। गवर्नमेंट को ऐसे फ्रेमवर्क पे काम करना होगा जहाँ पे है ना एग्रीकल्चर में भी PLI टाइप स्कीम्स लॉन्च हो सके, है ना, ताकि हम अभी के जो फूड सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करें। लास्टली ये बात करते हैं कि फार्मर की इनकम को इम्प्रूव करना। जब तक फार्मर की इनकम को इम्प्रूव नहीं करेंगे ये फार्मर लैंड में इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें, है ना। तो अ मिनिमम ऑफ 25 to 30% ऑफ द 4 ट्रिलियन सब्सिडी ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर कैन बी सेव्ड इफ़ वी मूव फ्रॉम द प्राइस सब्सिडी अप्रोच टू डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिशियरीज। ये बोलते हैं कि जो सब्सिडी मॉडल है उसको हटा के आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो बेनिफिशियरी को, है ना। तो उससे क्या होगा कि उस इनकम को वो अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और उनके पास इनकम बढ़ेगी उनकी इन शॉर्ट। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो प्राइस बेस्ड सब्सिडी अप्रोच है उसको आप डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र कर दो। तो ये एक और सॉल्यूशन दे रहे हैं कि हम फूड ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल था, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है और इसमें ये बताता है कि आने वाले टाइम पे फूड में, आने वाले टाइम पे एग्रीकल्चर में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। यहाँ पे एक आर्टिकल है द एशियन एज, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम देखेंगे तो एक एंगल बन रहा है US का, चाइना, इंडिया और यहाँ जापान है। तो US और जापान मिलके जापान को अभी वो एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक क्या था, पेसिफिस्ट कंट्री था वर्ल्ड वार 2 के बाद कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बट वो अब जापान को अराइज कर रहे हैं क्योंकि US को इंडिया से अब डर लगने लगा है कि अगर अब क्या है, इंडिया काफ़ी एक्सप्रेसिव होता जा रहा है, असर्टिव होता जा रहा है, तो आने वाले टाइम पे अगर चाइना को हमको पीछे करना है ना, और इंडिया को पीछे करना है तो एशिया में अपना एक फॉर्मिडेबल पार्टनर बनाना पड़ेगा और वो जापान को बनाने की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आर्टिकल इसी एंगल को लेके है, आप देख सकते हैं। उतना ज़्यादा रिलीवेंट नहीं, इतने डीप में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है, एक समझने के लिए ये आर्टिकल रेफ़र किया जा सकता है। इसके बाद और कोई आर्टिकल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे लिए कंसर्न का हो, है ना। बाकी अभी जैसे ईरान ने इजराइल पे अटैक किया तो सारा कुछ वही चल रहा है कि वेस्ट एशिया में ज़्यादा वाइडर वार ना हो, तो बाइडन चाह रहे हैं वही चीज़, इंडिया भी वही चीज़ चाह रहा है ना। अब इजराइल ने दमस्कस में ईरानियन एम्बेसी पे अटैक किया तो रिटेलिएशन में ईरान ने इतने बम और ड्रोन से अटैक किया, तो ये चीज़ उन्होंने बदला ले लिया। अब मामला को शांत करो, तो इजराइल भी इस बात को समझ रहा है और उन्होंने भी थोड़ी सख्ती बढ़ती है अपने रिस्पॉन्स में और दे आर स्टिल टू रिटेलिएट। तो ईरान और इजराइल के बीच काफ़ी कुछ चल रहा था, ये रहा टाइमलाइन। इसमें हम समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से उतार चढ़ाव हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मिलते हैं कल, आज के लिए इतना सफिशिएंट है ना। धन्यवाद।